तो ऑलमोस्ट आप देखिए 8:20 का समय हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी करीब 2.5% नीचे 194 अंक नीचे लगभग 8105 की ट्रेजेक्टरी में कारोबार करता हुआ। और इस वक्त अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो वहां पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और अभी आपकी स्क्रीन पे देखिए ऑलमोस्ट हैंगसेंग लगभग 600 अंक नीचे, निक्केई लगभग 500 अंक नीचे। उसके बाद अगर आप शंघाई को देखें तो ये करीब 1% नीचे कारोबार कर रहा है। और कुछ इंडेक्सेस स्ट्रेट टाइम्स लगभग 1% नीचे, कॉस्पी लगभग 2% नीचे और ताइवान का इंडेक्स लगभग 1% नीचे। और अब देखते हैं वोटिंग का डेटा एग्जैक्टली। अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे 8:21 पर जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रोबेबिलिटी अब 86% है और लगभग 18% की है प्री रिमेन की प्रोबेबिलिटी। और आप देखिए अब यहाँ पर एग्जिट का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट 51%। याद रखिए लगभग 200 सीट पे जो वोटिंग है वो काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। और 48.78% अगर आप देखें तो यहाँ पर रिमेन का आंकड़ा यानी डिफरेंशियल जो है अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अब 5 लाख वोट्स का हो चुका है। वोट काउंट देख रहे हैं आप इस वक्त ऑलमोस्ट यहाँ पर, और लेकिन अब जो डिफरेंशियल है रिमेन और एग्जिट का वो लगभग 5 लाख का। यानी अब स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें काफी निगेटिवली पॉइज्ड। बट डिस्कशन पॉइंट यही रहेगा। हमारे साथ सुनील जैन है बातचीत करने के लिए। सुनील, डिस्कशन पॉइंट ये होगा अब कि मान लीजिए फाइनल फिगर्स यही होती है 382 के जब आपके पास नंबर्स होंगे, अगर डिफरेंशियल ये भी रहा तो क्या डेविड कैमरन या फिर ब्रिटिश संसद जो है वो ब्रेक्जिट के लिए अग्री हो पाएगी या फिर आगे बढ़ेगी क्या? देखिए रेफरेंडम है और पब्लिक का ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करना होगा। इस गवर्नमेंट पब्लिक के ओपिनियन के अगेंस्ट में जाना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। एंड मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी नियर टर्म में काफ़ी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मार्केट ये प्राइस इन नहीं कर रहा था। एक्सपेक्टेशन थी कि ये नहीं होगा, बट इस लाइन पे अगर हो रहा है कि ब्रिटेन अगर एग्जिट होता है तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में एक अच्छा रिएक्शन इसका आ सकता है। जी, लेकिन एशियन मार्केट्स ही नहीं, अगर आप यूएस यूके फ्यूचर्स को देखेंगे या फिर आप क्रूड प्राइसेस को देखेंगे तो एक स्टीप रिएक्शन वहां भी देखा जा रहा है। यूएस फ्यूचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर 2.5% नीचे है। S&P 500 फ्यूचर में 3% की बिकवाली भी देखी जा रही है और वही रुझान यूके फ्यूचर्स में, यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स में भी देखा जा रहा है। अगर क्रूड प्राइसेस को देखें तो एक भारी बिकवाली हमने क्रूड प्राइसेस में भी देखी है, जैसे जैसे रिफ्लेक्शन मिल रहा है ब्रेक्जिट को लेकर। करीब 4.5% नीचे अब ब्रेंट क्रूड आ चुका है $47 प्रति बैरल के स्तर पर, और ब्रेंट क्रूड में भी 4.25% की कमजोरी देखी जा रही है। और आज इक्विटीज ही नहीं, करेंसी मार्केट पर भी नजर रहेगी, क्योंकि पाउंड में 6% गिरावट देखी जा रही है और इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट अब तक के पाउंड में देखी जा रही है। तो करेंसी मार्केट भी आज काफी जोरदार एक्शन में आज रहने वाला है इन आउटकम्स के मद्देनजर। लेकिन SGX निफ्टी 190 अंक नीचे 8110 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिस्टर भसीन, आज काफी वॉल्टिलिटीज तो जरूर रहेगी मार्केट में, लेकिन बैंक्स, आईटी, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेंसिटिव स्पेस हैं जो कि डायरेक्ट कोरिलेशन रखते हैं आज के आने वाली जो भी आउटकम्स होंगे। क्या करना चाहेंगे आप इन सेक्टर्स में? स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे इन तीनों पॉकेट्स को या फिर कोई और कॉन्ट्रा रिव्यू है आपका? हाँ दीपाली, अगर आप व्यू लेंगे तो आप एज अ पेयर ट्रेड कर सकते हैं। सम ऑफ द PSU बैंक्स जो लोकली काफ़ी अच्छा पुल बैक दिखा रहे हैं, स्टॉक्स लाइक स्टेट बैंक, PNB, कैनरा बैंक, वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ आ रही है। और एक बार फिर रुझान आया टुवर्ड्स कॉर्पोरेट लेंडर्स और रिटेल लेंडर्स में हमने देखा है कि फॉरेन ओनरशिप की वजह से थोड़ी सेलिंग है। सो यू कुड बी लॉन्ग ऑन दोज। और IT पे जिस पे प्रभाव है, क्योंकि TCS का काफ़ी एक्सपोजर है ब्रिटेन एज अ कंट्री, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से फार्मा में भी वॉकहार्ट जैसे स्टॉक्स का काफ़ी एक्सपोजर है ब्रिटेन को। तो आई थिंक नी जर्क रिएक्शन होएगा इसमें। दीपाली, एक और मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये एग्जैजरेटेड फॉल्स इसलिए लगते हैं क्योंकि कल सारी मार्केट्स ने बहुत स्ट्रांग रैली दिया था, और उसको अगर आप डिस्काउंट करें 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट का फॉल है। I know there will be lot of volatility, but हमें लगता है sense will prevail over the weekend and next week you should see a lot of stability. This is not the be all end all. इसके longer term repercussions जरूर negative हैं, क्योंकि disintegration in Europe can lead to other countries also exiting, जो एक turmoil में डाल सकता है। But we think wider sense should prevail over the weekend. अब देखिए स्टॉक्स पर बात शुरू करते हैं और हम स्टॉक्स को उठाएंगे 3 पर्सपेक्टिव से। देखिए तीन चीजें प्रभावित इस पर सबसे ज्यादा होंगी, गोल्ड, क्रूड, उसके बाद देखिए अब फॉरेक्स। 3 डायनामिक्स हैं। कल इनफैक्ट दीपाली मैं आपको बताऊं, मैं एक रिटेल स्टोर में था, कुछ ठीक कराने गया था, तो मैंने पूछा भाई सोने पे क्या आउटलुक है आपका? कह रहे सर हमारे जो सप्लायर है ना, मुंबई के बड़े बड़े सप्लायर, वो इवेंट कैसे देखते हैं। मैं आपको ज़मीनी है बता रहा हूँ। कह रहे सर अगर ब्रेक्जिट हो गया तो हमारे सप्लायर ये कहते हैं कि लगभग
32-33 की ट्रैजेक्टरी आप देखेंगे सोने की। हम इसी को लेकर अपनी अप्रोच बना रहे हैं, जो भी गोल्ड होल्डिंग्स करते हैं हम। तो देख लीजिए कि गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हरी, चलिए गोल्ड हो गया, फॉरेक्स हो गया और क्रूड हो गया। क्रूड प्रोस्पेक्टिव से आप देखिए, वो क्रूड का बाजार जो कि ऑलमोस्ट 35 की ट्रैजेक्टरी से विश्वास कायम करता करता 51 की ट्रैजेक्टरी में आया, क्रूड पे इमीडिएट इम्पैक्ट कैसे देखते हैं आप, और उसको देखते हुए ओएमसीज पर, अपस्ट्रीम कंपनियां, उन पर आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, जहाँ तक ब्रेक्सिट का सवाल है, अज्यूमिंग दैट ब्रेक्सिट इवेंचुअली हैपेंस, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली क्रूड के लिए नेगेटिव रहेगा। बिकॉज देखिए, दो चीज़ होंगे। एक तो बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट देयर विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन यूके बट यूरोप पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। बिकॉज यूरोप और यूके का बहुत स्ट्रांग और क्लोज ट्रेड रिलेशनशिप है और एक कैपिटल रेजिंग रिलेशनशिप भी है। तो मैं मानता हूँ कि इसके आउटकम से देयर विल बी अ स्लो डाउन इन यूके, देयर विल ऑल्सो बी अ स्लो डाउन इन यूरोप। इसके नतीजे क्या होगा कि जो ऑयल की डिमांड है और बोथ यूके एंड यूरोप आर ह्यूज कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल एंड दे आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, एक ऑयल डिमांड पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे आई थिंक क्रूड प्राइसेस विल बी अंडर प्रेशर। तो मैं मानता हूं कि ब्रेक्सिट एक्चुअली हैपेंस, तो क्रूड में एक्चुअली गेट बैक टू द $35-40 मार्क, विच आई थिंक बी नेगेटिव फॉर नॉट ओनली द इंडियन अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज बट दुनिया भर के अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए नेगेटिव रहेगा। जी किरण, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहेंगे ये ध्यान में रखते हुए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस 4% से ज्यादा नीचे हैं, ऑफशोर स्टॉक्स ऑलरेडी इस ट्रिगर की वजह से काफी चल चुके हैं, वापस बिकवाली इस स्पेस में आज के सत्र में देखी जा सकती है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हुई, ऑफशोर स्टॉक्स या फिर एविएशन ही क्यों ना हुआ फॉर इंस्टेंस, यहाँ को ट्रेड आप पिक करना चाहेंगे आज के लिए, फिर अवॉइड करेंगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट देखते हैं तो कल एक बहुत अच्छी मूव आपको दिखाई दी थी, पर वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं थे। तो डीप डाउन ऐसा लग रहा है कि ऊपर में सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर क्रूड नीचे चलता है तो वापस इसमें भी थोड़ी सी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। एक अच्छा सपोर्ट है 940 का, 940 के नीचे आपको मंदी करनी चाहिए एचपीसीएल में। और अगर एविएशन स्टॉक्स देखे तो जेट एयरवेज का चार्ट अगर देखते हैं तो जेट एयरवेज में पहले से ही एक रुझान चला था जो कि नेगेटिव है। तो एक अच्छा सपोर्ट जेट में 545 का है, ये अगर निकल जाता है तो आपको इजीली 500 के लेवल्स जेट एयरवेज में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही बात इंडिगो में भी है, स्पाइस पे भी है। तो थोड़ा सा वीकनेस है सारे के सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है क्रूड के नीचे चलते हुए। भसीन साहब, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्रूड डेरिवेटिव्स में क्या होगा? देखिए, क्रूड अगर गिरता it will be an opportunity to buy. In the longer run, हमें लगता है crude is a indicator of bullishness coming back in the market. Short term में volatility जरूर रहेगी और gold बढ़ सकता है, crude घट सकता है, but that will be just a temporary blip. हमें लगता है crude closer to 45 is a buying opportunity, और आज के लिए HP BP should be outperformers on the back of low oil prices. However, हमारा top recommendation वहाँ ONGC है, वो अगर आपको 205 और 10 में मिल जाए, that should be one of the biggest beneficiaries after crude stabilizes, क्योंकि उसमें real pass on effect आया नहीं when the crude has rallied from 35 to 50. So in the upstream stocks, ONGC is a buy around 205 to 210. जी हरिहर, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर, यहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे आज के सेशन में? बीते 2-3 सेशन की कमजोरी के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में ये दोनों ही स्टॉक्स थे और आज का आउटकम सीधा असर डालेगा इन शेयरों पर। टाटा मोटर्स काफी सेंसिटिव है आज के डेवलपमेंट को लेकर। पहली चीज तो जेएलआर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की 90% टोटल प्रॉफिटेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। कंपनी का स्लोवाकिया प्लांट जो है वो अभी होल्ड है इन्हीं आउटकम्स की वजह से। तो अगर आज ब्रिटेन एग्जिट होता है तो डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट टाटा मोटर्स के लिए नहीं होगी। पहली चीज, आज आप कैसा रिएक्शन देख रहे हैं टाटा मोटर्स में? और दूसरा ये, अगर आज करेक्ट होता है ये स्टॉक तो क्या आप बायर रहेंगे? मेरे ख्याल से इट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ करेक्शन। दो चीज हमें याद रखना पड़ेगा। मार्केट जब खुलेगा 9:15 को, तब तक फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि फाइनल वर्डिक्ट लगभग 12-12:30 तक आना चाहिए। और जिस तरह से ट्रेंड्स दिख रहा है, मैं मानता हूँ कि शायद से टाटा मोटर्स एक काफी गैप डाउन खुल सकता है। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आई थिंक आप ये लेवल्स पे अंदर जाके टाटा मोटर्स खरीद सकते हैं इफ यू गेट अ गैप डाउन ओपनिंग। यदि फ्लैट ओपनिंग मिला तो इंतजार कीजिए, और यदि गैप डाउन मिला तो आई एटलीस्ट एज अ ट्रेडर वुड गो इन एंड स्टार्ट बाइंग टाटा मोटर्स।